हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। इसके बाद आप वो जो मैंने असाइनमेंट भेजा है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी कुछ टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक कवर होते हैं वैसे वैसे आप असाइनमेंट के वर्कशीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलें। देखिए बेटा, व्हाट इज़ अ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ जो था वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकें, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इन दो वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वालिटेटिव उसे कहा जाता है जिसके अंदर आप किसी चीज़ के बारे में मोर और लेस बता सकते हो, बट एग्जैक्टली कितना ये नहीं बता सकते। क्वांटिटेटिव का मतलब है आप क्वांटिटी कितना मेजर करने लायक मेजरेबल क्वांटिटी को निकाल सकते हो, मतलब उसे कैलकुलेट कर सकते हो इन ए फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो सेकंड लॉ एक्चुअली जो लॉ है ये क्वांटिटेटिवली फोर्स की को डिफाइन कर रहा है क्वांटिटेटिवली। तो इस बेसिक टर्म को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को समझते चलिए। नाउ डेफिनेशन वाइज क्या कहा जाता है सेकंड लॉ को, इट इज़ ए टोटल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जो भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए बेटा, जहाँ ये टर्म आती है ना रेट का मतलब है जो भी ये चेंज है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो कई बार ना ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ कई बुक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेंशन कर देता है। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना भी लिखे तो ऐसी जो भी टर्म जिसके साथ रेट लगा है इसका मतलब उसका जो भी चेंज या जो भी उस टर्म में टर्मिनोलॉजी आ रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दी जा रही है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम सेकंड लॉ को मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें तो ये बनता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल आया था। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो 1 आया, तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूलेशन ही ये बन गया। अब बात आ रहा है ये जो नेट फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, फर्स्ट लॉ में ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता था जिसे बैलेंस्ड कहते थे। यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट कर रहे हैं नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ज़रा बात करें बेटा, ये ही है सेकंड लॉ। अब इसके बाद अगले पे चलते हैं। एक एग्जांपल से हम इस सेकंड लॉ के कुछ स्पेशल केस को पढ़ेंगे। स्पेशल केस क्या कहता है कि एक बॉल है जिसका मास है m, जो u वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v बन गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ फोर्स। तो फोर्स को अभी हमने सेकंड लॉ में क्या पढ़ा, चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा जिसे हम चेंज कहते हैं, चेंज इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये जो है फाइनल में से इनिशियल का सब्ट्रैक्शन होता है। तो फाइनली मोमेंटम क्या होना चाहिए, मोमेंटम इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इतना सा ध्यान रखें। व्हाट इज़ अ मोमेंटम, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इम्पैक्ट इन अ गिवन टाइम कितना है। ठीक है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। कई जगहों पे इसके बारे में ये भी बताया गया इट इज़ अ मेजर ऑफ मोशन, मोशन का मेजर जो है ये करता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ नेट फोर्स। नेट फोर्स जो होगा उसमें हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। रिमेंबर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम इनकी वैल्यू को रख रहे हैं तो साइन कंसिडरेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। तो इनके साइन को राइट साइड को पॉजिटिव लेते हुए चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव आएंगी। ये माइनस फार्मूले का है, सो वी गेट दिस वन। दोनों में मास सेम है तो मास बाहर ले लिया जाए तो v माइनस यू बाई टी। ये टर्म एक्सेलरेशन के बराबर होती है, लेकिन कब, जब मास कांस्टेंट हो। तो दिस इज़ वैलिड इफ़ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला स्पेशल केस है, इट इज़ नॉट ए सेकेंड लॉ, इट इज़ ए सेकेंड लॉ के हम इसमें जब ऑब्जेक्ट का मास चेंज ना हो तो उस समय हमें ये फॉर्मूला मिलता है।
व्हाट इज़ अ मोमेंटम? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट, ये सारी टर्म आपको एक वीडियो और में मैंने बना रखा है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। एसआई यूनिट बेसिकली कुछ भी नहीं है इसकी, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी एसआई यूनिट क्या बननी चाहिए आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी सीखते चलिए। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम कहें मोमेंटम को, ये मान लेते हैं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब इनकी ना यूनिट्स रखो एसआई टर्म में, मास की एसआई टर्म में केजी, वेलोसिटी की एसआई टर्म में मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड, जिसे कई जगह पे केजी मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -1 कह देते हैं, इतना सा है। अब बात आ रही है कुछ, ये तो स्पेशल केस की बात होगी। अब ये जो स्पेशल केस है कौन कौन से एग्जाम्पल पे वैलिड नहीं होता? ख़ास तौर पे ऐसे डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में फ्यूल को जला के चलते हैं, ऐसे डिवाइस, ऐसे जो आपके डिवाइसेस हैं उसमें आता है रॉकेट, जेट प्लेन्स। इनको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के फ्यूल को जला के एक थ्रस्ट पैदा करना पड़ता है, उस थ्रस्ट की वजह से ये मूव करते हैं, ठीक है। तो इनके केस में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फ्यूल का वेट रिड्यूस होता जाएगा, तो रॉकेट का मास कम नहीं होगा। याद रखें, कार के केस में एज कंपेयर्ड टू इट्स मास, फ्यूल जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, रॉकेट के अंदर उसका फ्यूल काफ़ी अमाउंट का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, मे बी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो हमेशा उसका मास जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, एक रिलेशन को समझिए। वैसे ये कब वैलिड होगा प्रैक्टिकली, कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के आसपास आती है, तो उस केस के अंदर मास जो है वो कांस्टेंट नहीं माना जाता, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्चुअल मास, m इज़ एक्चुअल मास, इज़ इक्वल टू रेस्ट मास जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज़ द एक्चुअल जो भी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर एक एग्जांपल ले लो ना यहाँ से, कि मान लो वो ऑब्जेक्ट है हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है, हाफ से भी चल रहा है, ठीक है। तो इस रिलेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2/√3 टाइम्स ऑफ m। 2/√3 जो एक क्वांटिटी है, अगर इसे सॉल्व करके देखा जाए, या फिर हम कहें 4/3 का अंडर रूट आएगा, 4/3 इन अंडर रूट इज़ ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली मास इंक्रीज होगा। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। रॉकेट प्रोपल्शन के केस को थोड़ा सा समझते हैं हल्का सा। देखो, ये जो रॉकेट है जब जलता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एक गैस को ब्लास्ट करता है, जिसे एग्जॉस्ट ऑफ गैस कह रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम जो होता है गैसेस का होगा, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का मास जो है वो रिलीज़ हो जाता है, वो रॉकेट का पार्ट था, फ्यूल वो बाहर निकल गया, तो मास का चेंज होगा। इसीलिए हम F नेट इक्वल टू ma, ये वाला फॉर्मूले को यहाँ नहीं लगा सकते। इट इज़ नॉट ए सेकेंड लॉ, मैं इसे फॉर्मूला ही कह रहा हूँ क्योंकि सेकेंड लॉ से डिराइव होके आया है फॉर अ स्पेशल केस। इन दिस केस हमें ये फॉर्मूले को लगाना पड़ता है। अब हम ना इसे, जो हमने यहाँ डेल्टा पढ़ा है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चेंज के लिए भी देखेंगे, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन को हम नहीं ले सकते ना, हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखना होगा, तो डिफरेंशिएशन पर आएंगे। केस 1 जैसे क्या है, व्हेन द मास इज कांस्टेंट वी यूज़ दिस वन, F इक्वल टू ma। व्हेन द मास इज वेरिंग हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड लॉ जो डायरेक्ट है। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर सेकेंड लॉ निकालना है, वैसे हमने क्या पढ़ा है सेकेंड लॉ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल हो तो इसे dt ले सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। अब एक फार्मूला वहाँ पर मैंने लिखवाया था, फर्स्ट और सेकंड या u और v, जब अगर दो टर्म्स दोनों ही वेरिंग हैं
तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लेके चलते हैं। फर्स्ट पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस अभी किसका हुआ, सेकंड का, तो फिर सेकंड को बाहर रख दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। ठीक है, जब दो क्वांटिटी जो आपस में प्रोडक्ट हो रही है और दोनों का डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहले फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये जो है इट इज़ एग्जैक्टली सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल मतलब बहुत स्मॉल चेंज के लिए, अगर चेंज को बड़ा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बड़े चेंज के लिए भी हो जाएगा। अब बात ये आती है, ये वाली टर्म तो वही है जो कांस्टेंट मास, और ये वाली टर्म क्या है, जब मास वेरी कर रहा है। तो यहाँ जो आपका नेट फोर्स है, एक हुआ वेलोसिटी के चेंज के कारण और एक यहाँ पर हुआ मास के चेंज के कारण। ठीक है, अगर मास कांस्टेंट रहता है तो इससे हम वापस से वही फर्स्ट जो स्पेशल केस का फॉर्मूला उस पर आ जाएंगे। मास कांस्टेंट है तो चेंज जीरो, चेंज जीरो तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा mdv/dt। ठीक है, अब ध्यान रखिए बेटा, जो d है वो स्मॉल चेंज होता है, लेकिन है तो चेंज ही, और चेंज फिजिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास रिड्यूस हो रहा है तो फाइनली मास तो कम होगा, तो रिड्यूस होने के केस में, डिक्रीज़ होने के केस में डेल्टा m या dm नेगेटिव लिया जाएगा। और इंक्रीज़ होने के केस में, अगर किसी भी चीज़ का मास इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ कब होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो उस केस में dm को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब आप देखो, जैसे फर्स्ट लॉ अप्लाई किया था ना, सब कुछ सारा कुछ वैसा का वैसा ही है, बस क्या है, वहाँ पे फर्स्ट लॉ के अंदर एफ नेट होता था जीरो, ऑब्जेक्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उस नेट फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। नेट फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो बस हमें क्या लगाना है, इस एफ नेट इक्वल टू एम ए के इक्वल इसे लगाना है। ये फार्मूला मैंने वहाँ भी यूज़ किया था, एफ नेट इक्वल टू एम ए, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन को जीरो कर देता था स्टार्टिंग में जब बताया था, है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्ले एक्सेलरेट करेगा। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या काम है करना होता है, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करें, इस मास के ऊपर जितने फोर्सेस बन रहे हैं सब बना दीजिए। ठीक है, बाद में हम और मॉडिफाई करते हुए चलेंगे, जितने रिक्वायर्ड है वही बनाएंगे। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें ना, ये जो एफ नेट है इसके बारे में पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। एफ नेट का मतलब कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वेक्टर फॉर्म है ना, वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन में भी इसके इक्वल होगा, और जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन में भी इसके इक्वल होगा। मतलब हम एफ नेट इक्वल टू एम ए कहें तो वो तीन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इक्वल इस फॉर्मूले को हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स नेट इक्वल टू एम ए एक्स, वाई डायरेक्शन में एफ वाई नेट इक्वल टू एम ए वाई, और जेड डायरेक्शन में एफ जेड नेट इक्वल टू एम ए जेड। ठीक है, तो अगर किसी एक डायरेक्शन में आपका किसी तरह का एक्सेलरेशन है ही नहीं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ़ायदा नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, आगे समझ जाएंगे धीरे धीरे। चलो करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसके ऊपर हम जब एफबीडी बनाते हैं तो ये बताया गया था कि हमें एफबीडी के दौरान फोर्स बनाने होते हैं जो उस पर सराउंडिंग्स लगा रही हैं। तो ये जो ब्लॉक है इसके लिए एक सराउंडिंग के तौर पे अर्थ तो हमेशा रहेगी, ये जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है ये एक सराउंडिंग होगी। ठीक है, इनके फोर्सेस देखने हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर हम एयर के कारण आने वाला एक बायंट फोर्स है, ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, अभी नहीं, ग्रेविटेशन चैप्टर के एंड में फ्लोटेशन में पढ़ेंगे। वो बायंट फोर्स का फैक्टर जो है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज इट्स इफेक्ट विल बी नेग्लिजिबल। और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हम वैक्यूम के अंदर एयर रेजिस्टेंस इनके एब्सेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगा ग्रेविटेशन का mg,
और एक बाहर से ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है राइट साइड में F, और एक्सेलरेशन है A। ध्यान होगा ना ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कैसे लगा है, आपको मैंने बताया था। इस सरफेस को आप ऐसे कर लीजिए डार्क, इसका कांटेक्ट हो रहा है इस ग्राउंड, इस फ्लैट सरफेस से, तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस जिससे कांटेक्ट हो रहा है उससे अवे होनी चाहिए डायरेक्शन। तो कांटेक्ट हो रहा है इस वाले सरफेस से, तो इससे, ठीक है। देन एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो इसे एक बार हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, एक बार वाई में लगाएंगे। इन वर्टिकल वाई डायरेक्शन देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ मास, दैट इज़ एफ वाई वहाँ पर ज़ीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स एन इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई। और अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें, एफ नेट एक्स इक्वल टू एम ए, यही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि हम इस पूरे वेक्टर को, देखो जो भी फॉर्मूला होता है ना वेक्टर का, उसको 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर है, उन सब का एडिशन फाइनली इसके बराबर आएगा, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो एफ नेट एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक ही दिख रहा है, उसको हमने पॉजिटिव लिया, इक्वल टू एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन हो गया एफ अपॉन एम। अब आप आगे देखोगे कि हम कार्टेशियन की जगह हम ऐसा सिस्टम साइन के लिए रूल यूज़ करेंगे कन्वीनियंसी और सिंप्लिसिटी के लिए कि जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लिसिटी दे देगा आपको कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के अंदर, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो बड़ा सिंपल था। जैसे ये दिया है कि एक कोई ब्लॉक है M, इसके ऊपर F1 और F2 दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं और दिया हुआ क्या है, F2 इज़ ग्रेटर देन F1। तो उसके ये कंडीशन से ये समझ में आता है F2 ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली इस तरफ होगा। ऐसी कंडीशन के दौरान आपको ये A नहीं देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, नहीं देता है तब भी हम समझ सकते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होना चाहिए डेफिनेटली। ओके, सो ये चीज़ बता रहा था मैं कि जो F2 और F1 अगर ऐसा कंडीशन दे दे तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझ में आता है कि F2 बड़ा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, F2 की तरफ होना चाहिए जो डायरेक्शन F2 की है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे मास की FBD बनानी है, ठीक है। तो हमने मास को एक पॉइंट की तरह कंसिडर करा और यहाँ पर आप ये देख लीजिए, एक बार मैंने पूरे के पूरे ब्लॉक पर सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये जो ब्लॉक है इसके पास मास है तो ग्रेविटी इसके ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका कांटेक्ट इस पर हो रहा है तो जिस सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है उससे अवे, कॉन्टेक्टिंग सरफेस क्या है, ये दूसरा कॉन्टेक्टिंग सरफेस, दूसरा कौन सा है, ये वाला सरफेस, इससे नॉर्मल रिएक्शन अवे। F2 और F1 की डायरेक्शन दी हुई थी। अब एक्चुअली क्या है ना कि हम जो पीछे पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जैसे वेक्टर को टेल से टेल जोड़ रहे थे, वैसे यहाँ पर हम टेल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास को पॉइंट ले लिया, एन ऊपर की तरफ, mg डाउनवर्ड। F2 की अगर बात करें, आगे पैरेलली शिफ्ट कर दें तो ये ऐसे लगेगा, इस पॉइंट इस मास के ऊपर लगाना है। F1 को ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करने से कंपोनेंट लेने में थोड़ा सा इजी पड़ता है। अगर किसी केस में जो ये फोर्सेस हैं ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन 3 एंगल्स के अलावा किसी और एंगल पे लग रहे होंगे तो कंपोनेंट तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये हमने एफ नेट लिखा है ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में कह रहे हैं तो हम ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट लेंगे चाहे वो किसी एंगल पर आ जाए। तो देखिए वाई डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होने वाला, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्स कम्प्लीटली इसके इक्वल होगा, n इक्वल टू एम जी। अच्छा, इवन दो मूवमेंट की बात मैंने यहाँ मोशन पहले लिख दिया था फिर एक्सेलरेशन लिखा। देखो ज़रूरी नहीं है कि एक्स मूवमेंट होगा तो फिर हम यहाँ पर इसमें ma लगा सकते हैं। मूवमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तब भी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट ही ना हो और या फिर ऐसी किसी डायरेक्शन जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट होगा, उस केस में भी एफ नेट 0 होगा, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो
आप ये देख लीजिए, वैसे तो राइट में ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम जब पुली के क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चंस के अंदर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ देखिए राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव एफ माइनस एफ। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में और कोई लग रहा है? नहीं लग रहा, सारे कंसिडर कर लिए। इक्वल्स टू एम इंटू ए, इसका मास है एम इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जिसका हमने एफ बी डी बनाया है उसका मास इंटू ए होगा, तो एम इंटू, यहाँ पर मैंने ये चीज़ बता भी दी है सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंस के लिए। हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। तो अब देखो ये चीज़ आगे ना, जब टेल, अगर हम एफ बी डी में टेल पर फोर्सेस रिप्रेजेंट करें, मतलब जो भी फोर्स हैं उनको टेल टू टेल ज्वाइन कराएंगे तो हमें कंपोनेंट लेना इजी पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कि एफ फोर्स जो है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पर एक्ट कर रहा है, हमें इसमें नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन निकालना है। देखो पीछे एक बार एफ बी डी बनाना सीख गए थे, उसके बाद फर्स्ट लॉ अप्लाई करना सीख गए थे, उसमें ए को जीरो कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकली माइंड में थोड़ा इमेजिन करके एक इमेज बनाकर सोचिए, एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांध रखा है, जैसे टॉय को बांधते हैं, और उस रस्सी से आप खींच रहे हो, तो वो ऐसा हवा में तो नहीं जाने वाला ना, वो आगे की तरफ ड्रैग होता हुआ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको इससे भी समझ सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट लिए हमने, वी हैव टेकन टू ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब इस, ये तो मैंने डॉटेड इसलिए कर दिया कि इसका कोई बाद में यूज़ नहीं होना है ना। एफ़ का कंपोनेंट जो एंगल दिया है बेटा वो इस एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस क्या होगी, रेफरेंस एक्सिस। तो एफ़ का कंपोनेंट रेफरेंस एक्सिस की डायरेक्शन में होता है एफ़ कॉस थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता था एफ़ साइन थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आया वो एफ़ कॉस थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ़ साइन थीटा। इसका काम अब ख़त्म हो गया। तो अब अगला चीज़ें देखते हैं। एम मास है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये किसी दूसरे सरफेस से यहाँ कांटेक्ट कर रहा है तो दूसरे सरफेस से अवे एंड परपेंडिकुलर टू इट आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। सरफेस ऑफ कांटेक्ट से अवे एंड परपेंडिकुलर, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट यहाँ हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है तो उससे अवे बना लीजिए, ठीक है। सारे फोर्सेस बन गए। एक बात देखने में ये मिलेगी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा कोई भी इसका मूवमेंट नहीं हो सकता, ये हवा में तो उठ के जाएगी नहीं, तो ये वाले फोर्सेस क्या है, बैलेंस हो रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, तो सारे अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स डायरेक्टली ही लगा सकते हैं। तो लिख लीजिए एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी इस टर्म में। और एक्स डायरेक्शन के केस में बात करें तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। तो इससे ये यहाँ ए वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनेगी, बस इतना सा फ़र्क है। तो एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एम ए एक्स, तो इस डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन में है तो ये फोर्स पॉजिटिव लेना, और ए की डायरेक्शन के अपोजिट में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्स नेगेटिव ले लेना। तो एफ कॉस थीटा एक ही फोर्स है, यहाँ पर हम नेट वाली साइड में क्या देखते हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, तो नेट डायरेक्शन में एक फोर्स ये है, और कोई फोर्स लग रहा है हमारा जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, नहीं लग रहा। तो सारे फोर्स एम मास पर जो लग रहे थे वो सारे हमने बना दिए। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम कौन सा, जिसका एफ बी डी बनाया है, एम है हमारा, वैसे ही एम के इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई एफ अपॉन एम कॉस थीटा, ठीक है। ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब थोड़े एंगल करके काफ़ी हो जाएंगे। इसमें आपको दिया है कि एक 5 kg का मास है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पे, ऐसा जो इसको खींच के ले जाना चाह रहा है, पुल करना चाह रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है जो इसको पुश करना चाह रहा है नीचे की तरफ एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसका एफ बी डी ड्रॉ करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो है फोर्स बनाने हैं इस मास के ऊपर, और एंगल यहाँ दिया इधर किसी हॉरिजेंटल से, मतलब इस मास के साथ एंगल नहीं दिया, तो हम मास के साथ एंगल निकाल लें तो क्या दिक्कत है,
हमारे लिए थोड़ा बेटर पड़ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस मास के साथ एंगल देखें तो इस मास के साथ एंगल मिलेगा 53। देखो बेटा ये क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ 53। अब इस इधर पर अगर हम कहें ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन बनाऊं जो इस मास के ऊपर से क्रॉस करे, ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन हो जाएंगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 53 डिग्री। अगर मैं इसे आगे की तरफ फोर्स है ना, वेक्टर की डायरेक्शन आगे की तरफ इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा देखने को मिलेगा, ये हो गया फोर्स, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 53 होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस F के ना कंपोनेंट यहीं पर ले लीजिए और इसको फिर यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, जो कंपोनेंट आएंगे ना उसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिएगा। दो चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है, मैं दोनों की मदद से समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा मैं दोनों की मदद से समझाऊंगा। या तो ऐसा कर ले कि आप ना इस फोर्स के देखो हम कंपोनेंट पहले लेके फिर पैरेलल शिफ्टिंग कर ले, या पैरेलल शिफ्टिंग पहले करके फिर कंपोनेंट ले ले, आपकी चॉइस है। जैसे अगर मैंने 10 न्यूटन का कंपोनेंट ले लिया यहाँ पर, तो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ठीक है, कितना फोर्स है 10 न्यूटन, एंगल किसके साथ दिया है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये तो रेफरेंस एक्सिस हो गई, रेफरेंस एक्सिस के साथ 10 cos 53, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वाई एक्सिस, वो होगा 10 sin 53। अब इनकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दीजिए, 10 cos 53 इसके ऊपर जो हम FPD बनाएंगे उस पर पैरेलल शिफ्ट कर देना, टेल टच कर देना, और ये जो है डाउनवर्ड कंपोनेंट जो बन रहा है इसका भी FBD में जो टेल बने मास जो बनाएंगे हम पॉइंट मास, उसके साथ टेल को टच कर देना। तो बेसिकली वैसे ड्रॉ हो सकता है। नहीं तो सेकंड मेथड ये था जो मैंने आपको समझाया था कि इसी को आगे की तरफ इसका एंगल देख लीजिए, ये इसके साथ क्या बना रहा है, ठीक है। या तो ऐसा करें, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दें, कर दिया, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इक्वल होंगे। अब इसके कंपोनेंट ले लो, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, अगर देखें इस डायरेक्शन में तो बन गया, क्योंकि हॉरिजेंटल एक्सिस जो एक्स एक्सिस इसमें दे रहा है उसके साथ इसका एंगल बन रहा है 53 डिग्री, तो ये रेफरेंस एक्सिस है तो एफ कॉस थीटा, और इस रेफरेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा एफ साइन थीटा, वो चीज़ बन रही है, ठीक है। कंपोनेंट लेके पैरेलल शिफ्टिंग कर लो, या पैरेलल शिफ्टिंग करने के बाद कंपोनेंट ले लो, आपकी चॉइस है। अगर एंगल देखने में दिक्कत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी लगाने में दिक्कत ज़्यादा है, तो पहले कंपोनेंट लेके फिर शिफ्टिंग कर देना। मैं कई बार ना, ज़्यादातर तो मैं कंपोनेंट लेके शिफ्टिंग करता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ किया है, ठीक है। यहाँ पर समझाया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, तो कंपोनेंट लिया, अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। 10 cos थीटा, इस पॉइंट मास का जब हमने जैसे FBD बनाया, तो जो फोर्सेस बड़े इजीली बना सकते हैं उनको तो बना ले। देखो नॉर्मल रिएक्शन और mg, F मास है, यहाँ ये ग्राउंड सरफेस पे किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इस 5 kg के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 5g के बराबर mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। अब बात आती है 20 न्यूटन फोर्स की। 20 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले सकते हैं। एंगल दिया था यहाँ से 37 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आना चाहिए, क्योंकि ये रेफरेंस एक्सिस हो गई 20 cos 37 और इसके परपेंडिकुलर 20 sin 37, ठीक है। अब हमने ये जो लिए थे इनकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पर 10 cos 53, 10 cos 53, इसका पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ पर कितना हो गया 10 sin 53, 10 sin 53। नहीं तो इसको यहाँ F ले लिया, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने 10 से रिप्रेजेंट किया, इसका एंगल 53 बन रहा था, इसका कंपोनेंट यहाँ ले ले 10 cos 53, 10 sin 53, सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिया है FBD में। अब हमें ना इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कंपोनेंट तो ले लिए, और जो हम लोग लगाते हैं एफ नेट इक्वल टू साइन थीटा, वो तो उसे अगर वेक्टर फॉर्म में XYZ डायरेक्शन में लेंगे तो इसके तो कंपोनेंट तो ले चुके हैं, तो इसको थोड़ी लेना है फिर, ठीक है। तो देखिए वाई डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वाई डायरेक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में, फर्स्ट लॉ का सीधा सीधा रूल यूज हो जाएगा, ऑल अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स, सारे अपवर्ड एक्टिंग फोर्सेस का सम डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्सेस के सम के बराबर आएगा। n+20 sin 37 इज इक्वल टू 5g + 10 sin 53।
अब अगर इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है तो तरीका इसका मैंने पहले बताया था, इसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। 5 तो क्लियर है हाइपोटेन्यूज होगी। अगर ये एंगल 37 डिग्री के लिए बना रहे हो तो इनके सो 37 सामने वाली साइड इनमें छोटी वाली होगी कि ये तो हो गया कंप्लीट, बचे ये दो। तो 4 और 3 में से एक छोटा एक बड़ा, तो 37 लिया, एंगल छोटा तो सामने वाले परपेंडिकुलर भी छोटा, बचा, अपने आप क्लियर हो गया। तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है। अब 53 के लिए चाहे तो नेक्स्ट ट्राइंगल बना लो, नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हो, उस ट्राइंगल में कॉम्प्लिकेशन लगती है। ठीक है, 53 ले लो, ये 5। 53 क्या है, 37 और 53 का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, छोटा बड़े के मतलब है। 37 से बड़ा है ना 53, तो 53 बड़ा तो उसके सामने की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। ये मैथ्स का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके कोई एक ट्राइंगल में, ठीक है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, ठीक, तो 53 के सामने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये 53 तो ये 37 होगा, ये भी डेफिनेट है। 33 के सामने छोटा, 53 के सामने बड़ा। अब देखो साइन 53 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5 पुट कर दिया। अब देखो सारी चीज़ तो न्यूमेरिक टर्म में, जो अननोन है वो निकल जाएगी, क्योंकि जी भी तो 10 पुट कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 50 + 8 58, इट इज़ 12 हियर, n इज इक्वल टू 58 - 12 डेट इज 46 न्यूटन। एज बॉडी एक्सेलरेट इन एक्स डायरेक्शन, तो इसमें हम एफ एक्स नेट एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है उसे ma(x) के इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन, तो इसमें हम ना वो कन्वीनियंसी वाला लेंगे। जैसे बेसिक रूल भी, कार्टेशियन सिस्टम का रूल भी सेम वे में एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन हम कन्वीनियंसी वाले को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक ही डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स नेगेटिव। अपोजिट में तो कोई फोर्स बचा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो एक ही डायरेक्शन में ये फोर्स दोनों, इनका सबका सम 10 cos 53 + 20 cos 37, ये क्या हो गए, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो इनका वेक्टर एडिशन होगा, तो टोटल नेट फोर्स मिल गया इक्वल्स टू m × a। m किसका, जिस मास का FBD बनाया, उसका वैल्यू है कितनी, 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 cos 37, देखो एक वैल्यू, 20 cos 37, सेकेंड वैल्यू 10 cos 53 इक्वल्स टू m × a। मास है 5, a हमें निकालना है, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, cos 37 ट्राइंगल ये रहा, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 पुट्टी कर दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 प्लस 53 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, बाद में आपको याद भी हो जाएंगी। m × a। फिर यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये 16 आएगा, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन 6, इट इज़ 22 इज इक्वल टू 5a, a इक्वल्स टू 22/5 m²। बेटा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके, जैसे दिया गया है कि एक फोर्स F जो है m1 और m2 पे एक्ट कर रहा है और ये दोनों आपस में यहाँ पर बीच में कांटेक्ट में है। ठीक है, वैसे मैंने जिस मेथड से सॉल्व करा है वो बेसिकली आपको सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए बताया है। थोड़ा सा हम ना इनको स्मार्टली, दो चीज़ें पूछी हैं, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन। तो सीक्वेंस जो लिखा है वो मतलब नहीं है, हमेशा बेनिफिशियल रहता है कि आप एक्सेलरेशन पहले निकाल लो, इन केस इफ़ बोथ द मास आर मूविंग टुगेदर सेम एक्सेलरेशन। अगर इसको पुश किया जाएगा तो जिस एक्सेलरेशन से m1 मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से m2 मूव करेगा। ठीक है, तो जब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो उस केस में आप एक्सेलरेशन पहले निकाल सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं ज़रा, एक बार FBD को बनाना देख लेते हैं दोबारा से। अगर मैं एक बार m1 को ड्रॉ करूं तो m1 ब्लॉक बनाया, m1 m2 के साथ यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्टिंग सरफेस, और अवे किससे, दूसरे सरफेस से अवे होना चाहिए। यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, दूसरा सरफेस इसके राइट में है, तो इसका अवे फ्रॉम दैट अनदर सरफेस जिसके साथ इसका कांटेक्ट हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर इसका कांटेक्ट m1 के साथ हुआ था, तो कांटेक्टिंग सरफेस से अवे फ्रॉम द अदर बॉडी। ठीक है, अब क्योंकि ये इन कांटेक्ट तो दो ऑब्जेक्ट के मिलने से होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट पेयर है, सेम रहेगा।
ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर m1 के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और बात करें तो m1 अर्थ सरफेस के साथ यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, तो सेकंड बॉडी अर्थ सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सेकंड बॉडी ढूंढो और उससे अवे कर दीजिए। ठीक है, अर्थ के लिए भी बना सकते थे हम, ये एन रिएक्शन अर्थ के ऊपर डाउनवर्ड लगता है। अब इधर की बात करें m2 जो है उसके ऊपर देखें तो ये तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। m2 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स m2g और एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट जितनी जगह कांटेक्ट होंगे उतनी जगह नॉर्मल रिएक्शन बनेंगे। तो इसका कांटेक्ट अर्थ के साथ हो रहा है यहाँ पर m2 का। ठीक, तो अदर सरफेस कौन सा है? अर्थ, तो अवे फ्रॉम द अर्थ परपेंडिकुलर टू द अर्थ n2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर n2 लेना है क्योंकि ये कांटेक्ट देखो पहला m1 अर्थ का था, यहाँ पेयर है m1 अर्थ और यहाँ पे m2 अर्थ, तो पेयर अलग हो गया, तो कांटेक्ट जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी अलग होगी। अब हमने इसको पॉइंट मास की तरह पे m1 रिप्रेजेंट कर दिया, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लिया। तो देखिए n1 अपवर्ड, m1g डाउनवर्ड, f1 पैरेलल शिफ्ट करके टेल वाइज m से जोड़ दो, इस m को तो पॉइंट ही लिया तो आगे पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे जोड़ दिया, और n1 लेफ्ट में लग रहा है उसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ पे टेल से जोड़ दीजिए, तो ये हो गया a की वैल्यू। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन y डायरेक्शन में किसी तरह का मूवमेंट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सारे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स के बराबर होंगे। तो एक ही फोर्स है ऊपर की तरफ और नीचे एक ही है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इन x डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को फोर्स को पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेना। तो यहाँ बनना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे आप देखिए लोगे, पॉजिटिव f माइनस n1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। m1 क्यों? क्योंकि ये जो हम इस फॉर्मूले में जो मास लिखते हैं वो होता है जिसका FBD बनाया है। ठीक है, सेकेंड बॉडी के लिए सिमिलर वे में हम FBD ड्रॉ करते हैं, तो वो ऐसा बनेगा। ठीक, तरीका क्या है उसका FBD के लिए? वही जो हमारा मास है उसे एक पॉइंट मास ले लीजिए m2, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ये जहाँ पर m1 और m2 का कांटेक्ट हुआ था वो वाला रिएक्शन है। m2g डाउनवर्ड एक्टिंग, एक n2 ऊपर। अब बात ये आ रही है, कई बच्चे ना इस f1 को इस पर ड्रॉ कर देते हैं। देखो बेटा, f1 फोर्स है जिसे आप इमेजिन करो m1 और m2 आपस में रखे हैं और आप इसे पुश कर रहे हो, तो आपने कांटेक्ट m1 को किया कि m2 को किया, तो आपका फोर्स तो सिर्फ m1 पे एक्ट कर रहा है, m2 पे एक्ट नहीं कर रहा है। ये फोर्स आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, m2 पे क्या लग रहा? m2 पे लग रहा है सिर्फ n1 नॉर्मल रिएक्शन। ये इंटरनल फोर्स इस फोर्स को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं इन x डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये x डायरेक्शन में कोई फोर्स ट्रांसफ़र नहीं होता तो ये एक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये फोर्स इक्वल होंगे n2 इज इक्वल टू m2g। और x डायरेक्शन की बात करें तो x में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव n1 इज इक्वल टू m2a। n1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, हमारा n1 कैलकुलेट हो गया, तो ये n1 तो हम लोग फर्स्ट वाले में भी पुट कर सकते हैं। ठीक, इस n1 की वैल्यू को तो हम फर्स्ट वाले में ही पुट कर सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी थी इसके अंदर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं m2a को पुट करो तो f की वैल्यू बनेगी m1 प्लस m2a, और a इज़ f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, n1 आ चुका है, दोनों के बीच के कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, उसने ब्लॉक के बीच का पूछा है, ना ही ये n ना ही ये n2, तो हमने आगे सॉल्व ही नहीं करा, हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं।